हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास से रिलेटेड कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर या इसी को क्या बोलते हैं, संधारित्र। ठीक है, तो ये कैपेसिटर या संधारित्र होता क्या है, ठीक है, कैसे इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर को जब बनाया जाता है तो उनमें दो चालक प्लेटों को लिया जाता है। ठीक है, दो चालक प्लेटें ली जाती है, एक धनावेश से चालक प्लेट होगी, एक कौन सी होगी, ऋणावेश से चालक प्लेट होगी। ठीक है, तो इन दो चालक प्लेटों के माध्यम में क्या करते हैं, परावैद्युत माध्यम, है ना। कोई भी परावैद्युत माध्यम मतलब कि कुछ अलग पदार्थ को जब रखते हैं तो उसको रख के क्या करता है, रख के ही उसका क्या करते हैं, कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो चावल प्लेट है, जब इसको अपन पोटेंशियल अप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस करके इसमें एक क्या होगा, आवेश को क्या होता है, कैपेसिटर में आवेश को संग्रहित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। हमेशा याद रखना, तो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जब उसको पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद वो क्या करता है, वो अपने अंदर उस आवेश को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, तो ये चीज पूछता है कि कैपेसिटर क्या करता है, आवेश को अपनी जगह में क्या करता है, संयोजित करके या फिर क्या करता है, आवेश को संग्रहित करके रखता है। क्लियर है। तो क्या होता है कि जो चालक प्लेटें होती है उनके बीच में क्या होता है, परावैद्युत माध्यम को रखा जाता है। तो परावैद्युत माध्यम मतलब क्या, कुछ अलग पदार्थ, जैसे क्या हो गया, इंसुलेटर के रूप में, जैसे मान लो बैकेलाइट हो गया या एयर हो गया, हवा हो गई, ये सब चीज क्या होता है, परावैद्युत माध्यम होते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को रख के क्या करते हैं, हम कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। आप लोगों को पता होगा कैपेसिटर के जो प्लेटें रहती है उनके बीच में क्या होता है, कुछ अलग पदार्थ रहता है, वही कुछ अलग पदार्थ क्या होता है, परावैद्युत माध्यम होता है। ठीक है, क्योंकि यदि हम कुछ अलग पदार्थ इसके बीच में नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा कि प्लेटें जब होगी, पोलराइज होती है, ध्रुवीकृत जब होती है, तो उसमें क्या होती है, प्लेटें मुड़ने लगती है, और जब प्लेटें मुड़ने लगेगी तो क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट की संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जब शॉर्ट सर्किट की संभावना होगी, कैपेसिटर आपका जल जाएगा, जिससे आपके यहाँ पे जो भी उपकरण में आपने कैपेसिटर लगाया है वो उपकरण भी आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को हमेशा याद रखना है। तो जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या करता है, जो होता है इसका जो आवेश होता है, कैपेसिटर का आवेश, आवेश मतलब क्यू, ये क्या होता है, उसके वोल्टेज के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कैपेसिटर का जो आवेश होता है वो क्या होता है, वोल्टेज के समानुपाती होता है। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा, विभवांतर का मान बढ़ेगा, आवेश का मान भी क्या होता है, ज्यादा उसमें होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो जब हम क्या होता है, समानुपाती चीज कांस्टेंट को हटाते हैं तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट चीज लग जाती है सी, ये जाता है सी इंटू बी। ठीक है, ये तो यदि यहाँ से हम इसके सी की वैल्यू निकाले तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान वी के। ठीक है, तो यही जो सी होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, सी जो होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। आवेश की इकाई क्या होती है, क्यू, क्यू होते क्या, क्यू है क्या है, आवेश, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम। और ये क्या है, वोल्टेज, तो वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट। तो आपको पूछता है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, इसको याद रखना है, कूलाम पर वोल्ट, या इसे ही कूलाम पर वोल्ट को ही क्या कहते हैं, फैराड, क्या कहते हैं, फैराड। तो याद चीज याद रखना है, आपको इकाई पूछता है ना, या तो कूलाम पर वोल्ट पता होना चाहिए आपको, है ना। कैसे निकाले हमने, इसके माध्यम से निकाले हैं। हमको एक रिलेशन ये पता है कि जो उसका आवेश होता है वो उसके विभवांतर के कैसे होता है, समानुपाती होता है। तो आवेश जब विभवांतर के समानुपाती होगा तो उस कंडीशन में कांस्टेंट चीज निकल के आती है, इसी को बोला जाता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसके बराबर हो गया, कूलाम पर वोल्ट के। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, फैराड। तो आपको एग्जाम में पूछता है कैपेसिटर की इकाई क्या है, तो कूलाम पर वोल्ट दी है और फैराड दी है, तो दोनों होगी। जनरली आप देखे होंगे कि आपको एग्जाम में पूछता है तो क्या पूछता है, फैराड पूछता है ना। ऐसा यूनिट क्या होती है उसकी, फैराड होती है।
है ना। और जो आपके घर होते पंखे लगे रहते हैं, पंखे की जो रेटिंग होती है काय की होती है, माइक्रोफैराड में होती है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फैराड एक्चुअली में उसकी इकाई होती है, लेकिन माइक्रोफैराड क्यों ऐसे जाता है, क्योंकि उसके जो कैपेसिटेंस होता है बहुत कम होता है, माइक्रो में होता है, कम मात्रा में होता है, इसलिए इसकी इकाई क्या होती है, माइक्रोफैराड में जाती है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना है आपको। अब कुछ बातें ऐसी है कि जो इसमें बहुत ही ज़्यादा IMP है ना। तो इसको लिखना शुरू कीजिए। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, देखो दो समांतर प्लेटों के मध्य दो समांतर प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम कोष्टक में लिख लीजिए कुचालक। परावैद्युत माध्यम कोष्टक में लिखिए कुचालक रख कर कैपेसिटर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, कैपेसिटर में आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। कैपेसिटर में आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। इसे ही कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। इसे ही कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, कैपेसिटर की प्लेट पर इकाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए उसकी प्लेटों को आवश्यक आवेश की मात्रा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाती है। फिर लिखिए, कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश उसे दिए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए इतना। ठीक है, इसको नोट कीजिए इसके जस्ट नीचे में। हो गया, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, कैपेसिटर पूछता है एग्जाम में, जो कैपेसिटर होता है उसमें जो आवेश है वह कहाँ संग्रहित होता है। ठीक है,
कैपेसिटर में जो आवेश होता है कहाँ संग्रहित होता है, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो जो कैपेसिटर में जो आवेश जो होता है वो जो कलेक्ट होता है, संग्रहित होता है, वो उसके परावैद्युत माध्यम में संग्रहित होता है। ठीक है, कहाँ होता है? परावैद्युत माध्यम में। तो इसको नोट कीजिए, कैपेसिटर में आवेश परावैद्युत माध्यम में स्थिर होता है, स्थित होता है, संग्रहित होता है, सभी को स्टोर होता है, परावैद्युत माध्यम में स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कैपेसिटर में विद्युत ऊर्जा स्थिर वैद्युतीय तनाव, स्थिर वैद्युतीय तनाव, या इंग्लिश में लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, स्थिर वैद्युतिक तनाव या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के कारण परावैद्युत माध्यम में स्टोर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के कारण परावैद्युत माध्यम में स्थिर या स्टोर होती है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या होता है? सी क्या है इसका? कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का सी क्या है? कैपेसिटेंस। तो जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, ये क्या है? कांस्टेंट था, है ना? मैंने पहले यहाँ बता चुका हूँ कि कैसा है, ये कांस्टेंट है। जब समानुपाती चिन्ह को हमने हटाया, रिप्लेस किया, तो उसकी जगह हमने क्या लिया है? कांस्टेंट लिया है। तो जो सी है उसका कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, इसी को क्या बोलते हैं? धारिता। ये क्या होती है? कांस्टेंट राशि। समझ में आ रहा है? ये क्या होती है? कांस्टेंट राशि। अब यदि इसकी बात करें तो इसमें यदि इसके विभवांतर में यदि परिवर्तन होता है, ठीक है, यदि इसके विभवांतर में परिवर्तन होता है तो इसकी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, जो उसकी धारिता होती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है उसका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? तो वोल्टेज का मान यदि बढ़ भी रहा है तो भी इसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? विभवांतर में परिवर्तन होने से भी उसके कैपेसिटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक क्या होती है? कांस्टेंट या स्थिरांक होती है। क्लियर है? ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कोष्टक में लिख लीजिए, धारिता एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है यह सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता, यह सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट लिखिए, अर्थात सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन करने पर, सप्लाई वोल्टेज परिवर्तित करने पर कैपेसिटर की धारिता, कैपेसिटर की धारिता अपरिवर्तित रहती है, कैपेसिटर की धारिता अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, टिक करके लिखिए, एग्जाम में पूछता है बहुत ज्यादा। जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी की जो धारिता होती है कितनी होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जो पृथ्वी होती है, हमारी जो पृथ्वी है, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, तो टिक करके लिखिए,
पृथ्वी का कैपेसिटेंस, पृथ्वी की धारिता अनंत ओम की होती है, इन्फिनिट ओम की होती है, या सॉरी धारिता की इकाई फैरेड लिखना है ना, ओम नहीं लिखना है, अनंत फैरेड होती है। कैपेसिटर की धारिता अनंत फैरेड होती है, ठीक है। तो ये चीज कैपेसिटर के बारे में पूछा जाता है, बहुत सी बारीक बारीक चीजें होती हैं, इनको हमेशा याद रखना। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है कि जो इसमें एनर्जी, जो इसका कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर का जो आवेश होता है, ये कहाँ स्थिर होता है या कहाँ स्टोर होता है, ये पूछता है बार बार एग्जाम में, तो हमें से याद रखना है। कई लोग प्लेटों में मार के आते हैं, तो प्लेटों में नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, उसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है, परावैद्युत माध्यम में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना है। हेडिंग डालिए समांतर प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखते हैं हम समांतर प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो पैरेलल जो प्लेट होती है ना, उनका जो कैपेसिटर होता है, उनका जो कैपेसिटेंस होता है, कितना होता है, कैसे होता है, ठीक है, कि किसका मान बढ़ने से किसका मान कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास डायग्राम है, डायग्राम में दो ये चालक प्लेटें दिखाई दे रही है, ये दोनों ही कैसी है, चालक प्लेटें हैं, दोनों पे आवेश है, एक पे पॉजिटिव आवेश है, एक के ऊपर नेगेटिव आवेश है। तो अब इनके बीच में क्या होता है कि ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटों को एक निश्चित दूरी डी के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। जैसे दो प्लेटें हैं, ऐसे दो प्लेटें रहेगी, ये दो प्लेटों को क्या करेंगे, एक निश्चित डिस्टेंस पे रखेंगे। तो ये डिस्टेंस होना कितना चाहिए, कि इसका डिस्टेंस यदि इतना है तो क्या होगा, या इतना है तो क्या हो जाएगा, या और करीब है तो क्या होगा। तो ये चीज डिपेंड करेगा हमारे पास में कि ये जो डिस्टेंस है हमको कितना रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कि जो इनका जो एरिया है, समझ में आ रहा है ना, कि जो चालक प्लेट है, ठीक है, चालक प्लेट का जो एरिया है, ये चालक प्लेट है, इनका एरिया कितना होना चाहिए। चालक का प्लेट, जैसे प्लेट है, ये प्लेट अभी मान लो इसका एरिया दिखा रहा है, लेकिन यदि इसका एरिया क्या इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, या कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, तो इन सब चीजों से क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर में, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ठीक है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो एप्सिलॉन 0 और E जो होता है, ये होती है चालक की विद्युतशीलता, चालक की विद्युतशीलता। तो जो चालक की विद्युतशीलता, तो देखिए हमारे पास रिलेशन दिख रहा है, चालक की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 E, ठीक है। यदि मान लो चालक की विद्युतशीलता का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, चालक की विद्युतशीलता का मान कैसा होगा, अधिक होगा, तो इसका कैपेसिटेंस भी कैसा होगा भाई, अधिक होगा। समझ में आ रहा है ना, देखिए इसमें से समझ में आ रहा है इस फार्मूले से, यदि चालक की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 E जो है, यदि ये बढ़ेगी तो इसका कैपेसिटेंस भी कैसा होगा, बढ़ेगा। ये चीज याद रखना है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन की, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होगी कि C और क्या होगा एप्सिलॉन 0 E, यदि ये बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन में देखते हैं इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया, सपोज मान लो इसका एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, एरिया बढ़ रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस भी कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है ना। एरिया बढ़ा तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ा, देखिए सभी दोनों ऊपर में है ना। एरिया का मान यदि बढ़ रहा है तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि चालक प्लेटों का यदि एरिया ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उतना ही उसका अधिक क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। समझ में आ रहा है ना, उसकी धारिता होगी। तो हमेशा पूछ लेता है एग्जाम में, क्या होगा यदि चालक प्लेट का एरिया कम हो, ठीक है, तो क्या होगा यदि चालक प्लेट का एरिया कम हो। अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है तो सीधी सी बात है, यदि एरिया कम हुआ तो उसका कैपेसिटेंस भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, तो थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, तो इसकी डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस का संबंध देखते हैं। तो यदि डिस्टेंस का मान
ज्यादा होगा तो इसका कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है इसका डिस्टेंस। देखिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है चालक प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब दूरी इसकी बात करेंगे तो इनका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो इसका कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमको ये चीज याद रखना है। ये फार्मूला यदि याद है तो आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। यदि फार्मूला याद नहीं है आपको और ऐसा बैठ रहा है कि विद्युतशीलता बढ़ रही है तो कैपेसिटेंस कम होगा, अगर ऐसा याद किए बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसीलिए आपको इसको जब भी आप पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले भी बता चुका हूं मैं, आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको या तो उसका डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए या तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यदि दोनों चीजें आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोनों ही चीजों के माध्यम से आप सीधे सीधे उनके रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो इसमें नोट करके लिखिए। बाकी तीनों रिलेशन आपको नोट करना है, तीनों को ही नोट करना है। नीचे डेफिनेशन के तौर पे भी लिखना है। आपको समझ में आना चाहिए कि जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो इसकी विद्युतशीलता जो होगी, चालक की विद्युतशीलता होगी, बढ़ेगी। कैपेसिटेंस यदि बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, यदि उसका एरिया बढ़ेगा, डिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस यदि उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे बस एक नोट करके लिखिए, टिप करके लिखो। लिखिए, यदि कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य यदि कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य एयर हवा हवा की जगह या के स्थान पर माइका रख दिया जाता है, माइका रख दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्योंकि एयर की तुलना में माइका की अपेक्षित विद्युतशीलता एयर से अधिक होती है। ठीक है, अपेक्षित विद्युतशीलता एयर से अधिक होती है। ठीक है, तो भाई जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है इनको बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार करना है, रेगुलर स्टडी करना है, रेगुलर क्लास लगाना है। जो भी डाउट होते हैं मुझे कमेंट्स करके आपको बताना है, पूछना है अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है ना। लेकिन पढ़ाई कर रहे हो तो बढ़िया ईमानदारी से पढ़ाई करना है ना। घर में पूरा, और वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को यदि आप पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगी, अदरवाइज यदि उसको स्किप करके देखोगे या छोड़ के देखोगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू क्लास लगा के उसको पूरी एक नोट्स तैयार करना है। बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी अच्छे से करना है, तो एक नोट्स बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।